अस्सलाम वालेकुम। हाउस ऑफ वेलनेस में खुशामदीद। और गुज़िश्ता 2 सेशंस जो हमने किए अपने एक्सपर्ट गेस्ट्स के साथ, उसकी बड़ी मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिली और मेरी हिम्मत कुछ ज़्यादा हुई। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हमने आज जिस मेहमान को मदऊ किया है उनका मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर है, बहुत छाप है। मेरी पेशा वराना और ज़ाती जो तरजीहात ज़िंदगी में मुतय्यन हुई उस पे उनका, कि वो बराह रास्त ना सिर्फ मेरी उस्ताद थी बल्कि मेरी मुरब्बी भी थी। और यकीनन तालीम के साथ जो हम अक्सर एक रोना धोना रखते हैं कि जी तालीम के साथ तरबियत भी होनी चाहिए, तो ज़िंदगी के उस हिस्से में जब इंसान समझता है कि अब जो कुछ उसने सीखना था घर से, अपने वालिदैन से, वो सीख लिया और अब जो है टेक ऑफ का टाइम है। अब एक आज़ाद परवाज होगी और नए उफक होंगे जिनके सफर पे हमें निकलना होगा। तो हमें शायद अब बहुत ज्यादा कंट्रोल की, हमें बहुत ज्यादा गाइडेंस की शायद जरूरत नहीं है। लेकिन वही मरहला था जिंदगी का जिसमें हमारी वाबस्तगी कायम हुई एक ऐसे इदारे से जिससे आज तक जुड़े रहने में मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ। और उस इदारे से वाबस्ता जिन जिन अफराद से हमें ताल्लुक रहा, वो ताल्लुक हमेशा के लिए रहा, हमेशा के लिए रहेगा। और डॉक्टर सीमा परवेज मेरी ना सिर्फ उस्ताद थी बल्कि मुझे आज भी याद है कि मेरे मास्टर्स के फाइनल थीसिस में जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया कि मुझे क्वालिटेटिव रिसर्च करनी थी, और उस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी में क्वालिटेटिव रिसर्च को बहुत पॉजिटिवली और अफर्मेटिवली नहीं देखा जाता था। तो मैंने आग का दरिया, जो उर्दू का एक बड़ा मारूफ नॉवल है, उसका थीमेटिक एनालिसिस करना था। तो उस वक्त मुझे डॉक्टर सीमा परवेज ने बेल आउट किया। शी वॉज माई सुपरवाइजर। इट इज माई प्रिविलेज एक्चुअली टू से द लीस्ट टू हैव हर विद अस टुडे। और मैं एक और चीज जो बताता चलूं डॉक्टर सीमा के आज के इस टॉपिक के हवाले से, कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैम हमने बहुत साइकोलॉजी पढ़ भी ली है, आपने भी बहुत पढ़ा ली होगी। आज साइकोलॉजी इटसेल्फ जो है, नफ्सियात बतौर मजमून, कहीं ज़िमनी उसका तज़किरा तो जरूर आएगा। यकीनन जब तो साइकोलॉजिस्ट बात कर रहे और वो भी उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक से जुड़े हुए, तो नफ्सियात यकीनन रहती है उस गुफ्तगू का एक नागुज़ीर हिस्सा बन के। लेकिन आपकी जाती जिंदगी जो है वो हमारे लिए बड़ी काबिल कदर है और हमारे लिए उसके अंदर बहुत रहनुमाई की सूरतें मौजूद हैं। आई ऑलवेज फाउंड डॉक्टर सीमा अ वेरी वेरी बैलेंस्ड पर्सन when it comes to maintaining the equation between work and family. Dr. Parvez, another worthy name in the lives of so many. उनके साथ डॉक्टर सीमा का जो ताल्लुक हम देखते चले आए, उसको आइडियलाइज किया और एक माँ की हैसियत से हमने उनको एक इंतहाई कामयाब माँ भी देखा। एक फर्द की हैसियत से हमने उनको एक बहुत पॉजिटिव, गैर मामूली मस्बत तवानाई ना सिर्फ रखने बल्कि बिखेरने वाली एक खातून की हैसियत से भी देखा। तो मैंने चाहा कि आज की इस गुफ्तगू में जो मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है उसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो वो ये है कि आज हम उनकी जाती तजर्बे और मुशाहिदे की बिना पर जो कुछ उन्होंने सीखा, आज हमें कुछ वो सिखा पाए। डॉक्टर सीमा, बहुत खुश आमदीद आपको। थैंक यू सो वेरी मच। आप इस वक्त जेनेवा से हमसे मुखातिब हैं और यकीनन टाइम के इस डिफरेंस में जहां आपका इस वक्त शायद डिनर आज शुरू हो रहा होगा, हमने आपका कुछ वक्त चुरा लिया। तो कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबको। और इतनी लंबी चौड़ी और इतनी शायराना तमहीद के बाद अब मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं लोगों की तवक्कात पे पूरी उतर पाऊंगी या नहीं, लेकिन बहरहाल तुम्हारे इन अल्फाज का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात की मुझे खुशी है कि इसमें तुम मुझसे ये तवक्को नहीं करोगे कि मैं एक दफ़ा फिर से साइकोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करूँ। आपको और अपने देखने वाले दोस्तों को ये बताऊं, साइकोलॉजी आज जरूर जाएगी। वो आ जाए तो वो
है, वो तो बकौल मेरे, वो तो ओढ़ना बिछौना बना हुआ है और रोजगार बना हुआ है, तो वो तो कहीं नहीं हमें छोड़ सकता। जैसे कहते हैं ना, हम उसे छोड़ दें लेकिन कंबल हमें नहीं छोड़ेगा। तो इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइकी, तो जाहिर है, तो वो तो उससे तो आप छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन नो टेक्स्ट बुक रेफरेंस, that's great. That's what we would expect. जनाब। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। मैम, आपकी मेरी गुफ्तगू हो रही थी, आपके कुछ तहफुजात थे कि ये साइकिक एनर्जी जरा मुश्किल लफ्ज है, इसमें ना थोड़ा सा इसको आसान फहम अंदाज में ना कोई सादा सा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाए, जिसका मैंने आपका उर्दू तर्जुमा आपसे शेयर किया कि मेरे नजदीक साइकिक एनर्जी खुशगवार, सेहतमंद, भरपूर, और फिर अंग्रेजी के लफ्ज से मैं थोड़ा सा सहारा लूंगा कि एक सेल्फ फुलफिलिंग लाइफ गुजारने की जो ख्वाहिश है, जो जुस्तजू और जो लगन है, उसको मैं साइकिक एनर्जी कहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये साइकिक एनर्जी, जिसको हम मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ का एक एग्रीगेशन कहेंगे, ये आपके नजदीक है क्या बियॉन्ड द बुक डेफिनेशन? देखो, ये भी एक हमारे डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी बात शुरू होती थी जब हम ये कहते थे कि बच्चे का जिंदा रह जाना ही बहुत बड़ा कामयाबी है। बच्चा पैदा होता है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी, और उस वक्त जो थी फिजिकल हेल्थ जो थी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। अच्छा, उससे बढ़ते बढ़ते जब उस पर इंसान ने काबू काफी पा लिया और डॉक्टरों ने उसके ऊपर काफी बेहतर हो गया, इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली गई, तो वो रफ्ते रफ्ते फिर हमें ये एहसास हुआ कि इंसान जिंदा तो रह रहा है, मगर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होनी चाहिए। तो उसमें फिर एक स्टेज ये आई जब आपने ये चाहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको बीमारियां ना हो। ओके, पूरी तरह से उससे छुटकारा नहीं पा पाए हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हमने बेतहाशा वैक्सीन और बेतहाशा दवाएं और ट्रीटमेंट वगैरह करके हमने अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन उसके साथ ही यहाँ का जो हिस्सा था ना, साइकी का जो हिस्सा था, उसकी तरफ जरा देर में तवज्जो गई लोगों की, और फिर चंद डॉक्टरों ने ही आगे बढ़ के ये कोशिश की सोचने की कि बहुत सारे मर्ज ऐसे हैं जो कि दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, मगर उनको किसी और बात की जरूरत है, यानी उसकी वजूहात कुछ और हैं। तो वहां से फिर मेंटल हेल्थ का, मेंटल इलनेस का कॉन्सेप्ट आया, मेंटल इलनेस आ गई। फिर फर्दर डेवलपमेंट मेरे ख्याल में, ये मैं किसी किताब की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ अपने में जी बिल्कुल, जी जब बिल्कुल। मेंटल इलनेस से हमने थोड़ा सा आगे ग्रो करने की कोशिश की, तो उसमें हम मेंटल हेल्थ के ऊपर आए हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या है? एक तो ये कि जिसमें आपको फ्री, इलनेस से फ्रीडम हो और वेल बीइंग हो, आपको एक एहसास हो कि आप अच्छे हैं, आप सही हैं, और आप अपनी जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन है, उसकी आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं। यानी मेंटल हेल्थ को आप इस तरह कह सकते हैं, योर एबिलिटी टू प्रोसेस योर मेंटल कैपेबिलिटीज at their best, at the optimum वो भी आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज हैं। मतलब आईक्यू से हटके आपने ये कहा, ये नहीं है कि जो बहुत ज़हीन है वो मेंटली हेल्दी है और जो बॉर्डरलाइन केस है वो मेंटली हेल्दी नहीं है। मेंटली हेल्दी का ये है कि जो आपकी ऑप्टिमम कैपेबिलिटीज हैं, आप उसको मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पूरी उस इंफॉर्मेशन की जो कि आपको मिली है पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। फिर एक और स्टेज आ गई, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे उस्ताद हैं, आपने बहुत पढ़ा है, आपको बड़ी अपने रेफरेंसेस याद रहते हैं, बड़ा अच्छा गाइडेंस करते हैं, मगर जरा सी बात में आपको गुस्सा आ जाता है। स्टूडेंट 2 मिनट लेट हो जाए तो आप क्लास पैर पटकते हुए क्लास में से निकल जाते हैं, क्लास में से स्टूडेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। वो क्या है? आपकी इमोशनल कंट्रोल आपको नहीं है अपने। यानी यहाँ से भी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि सिर्फ मेंटली हेल्दी होना
नहीं है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को, आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने जो कि आपके अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, मूड्स को कंट्रोल करने की सलाहियत और उनसे अवेयर होने की सलाहियत आप में होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इमोशनली हेल्दी इंसान जो है उसको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। इमोशनली हेल्दी इंसान जो है वो कभी अपने प्यारों के बिछड़ने पे रोएगा नहीं, लेकिन उसको ये पता होगा कि वो इसलिए रो रहा है या रो रही है कि उसको XYZ का गम है। उस इस वक्त इसलिए गुस्सा आ रहा है कि उसको भूख लगी है और उसको खाना नहीं मिला है। मतलब ये अवेयरनेस ऑफ द इमोशन जो है और उसकी अवेयरनेस और उसको कंट्रोल करना, ये मेरे ख्याल में जो हेल्थ का जब हमने कंटिन्यूम बनाया है, जो आपका पूरा पैमाना है, उसकी जो मिराज इस वक्त तक की आज की जितनी भी नॉलेज है, उसमें जो आपको बिल्कुल हाईएस्ट पेडिस्टल पे जो आपको खड़ा करती है वो आपका EQ है, इमोशन। यानी ये एक सबसेट ऑफ फिजिकल हेल्थ का एक सबसेट आपका हुआ मेंटल हेल्थ, और फिर मेंटल हेल्थ का एक सबसेट हुआ आपका इमोशनल हेल्थ। तो अच्छा मैम, यहाँ मेरा एक सवाल है और मेरे लिए हमेशा एक मुअम्मा रहा, और इस मुअम्मे को किसी हद तक मैं हल कर पाया जब मैं खुद व्हेन आई बिकेम फादर ऑफ 2 किड्स। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसे एलैबोरेट करें। बच्चे ज्यादा इस साइकिक एनर्जी के रिजर्वायर्स जो हैं बच्चों के ज्यादा होते हैं। दे आर अपेरेंटली इमोशनली more resilient. They, whatever trauma problem they undergo, they are able to get back from that quickly. ज्यादा खुश होते हैं, खुशगवार रहने की सलाहियत यूं लगता है ज्यादा होती है। छोटी सी खुशी उनको या खुश कर देने वाली चीज उनको बहुत ज्यादा खुश करती है। बरक्स एडल्ट्स के या एडल्ट एजिंग के दौरान हमें यूं लगता है कि शायद बहुत ज्यादा या खुश होने की सलाहियत बचपन की निस्बत कम होती चली जाती है, या उस खुशी के इजहार का जो अंदाज है वो बदल जाता है। क्या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एजिंग के दौरान हमारी एबिलिटी टू फील एंड एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड हेल्थ ये डिप्लीट करती है? इसमें तुमने 2-3 सवाल बीच में एक साथ ही के ऊपर दाग दी। एक तो पहला ये है तुम्हारा जो डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट को की तरफ में जाऊंगी पहले, और उसके बाद फिर इमोशनल कंट्रोल के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जितना रैपिड डेवलपमेंट चाइल्डहुड में होता है उतना रैपिड फिर आपका एडल्टहुड में नहीं होता है। यानी अगर आप एज हाइट वेट वगैरह की बात कर लें, जितनी आपके एक 3 साल के बच्चे की जो हाइट है वो उस वक्त उसकी हाफ ऑफ द एक्चुअल हाइट हो चुकी होती है। अब आप सोचिए कि आप जितने आज लंबे हैं या आपकी जो इस वक्त हाइट है वो उसके बस 3 साल के जब आप थे तो आपसे इसकी आधी थी आपकी। तो यानी मतलब इसी तरह जो आंखों का साइज है वो तकरीबन वही है जो कि आपका बचपन में था। तो अब इतने बड़े चेहरे के ऊपर वो साइज अब हमको छोटा लगता है। बचपन में हम सबसे पहले कहते हैं हाय कितनी प्यारी आंखें हैं इसकी। तो मतलब फिजिकल फीचर्स की मैं बात कर रही हूँ ना। तो बचपन की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इसी तरह उसमें जो डेवलपमेंट ऑफ सेल्स होता है वो भी ज्यादा रैपिड होता है। नंबर 1 बात यह कि उनमें एनर्जी जाहिर है उस वक्त ये नहीं कह सकते कि वो तुमसे ज्यादा भारी चीज उठा सकता है, लेकिन अपने वेट और अपने साइज के हिसाब से उसमें ज्यादा एनर्जी होती है अगर उस प्रोपोर्शन से देखा जाए, जितना कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में में
जितनी होगी उससे ज्यादा उस बच्चे में होगी। तो एक तो ये बात हो गई कि फिजियोलॉजिकली ज्यादा स्ट्रांग है उस वक्त, उसका अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, उसका एक्सपोजर टू द नेगेटिविटी ऑफ द एनवायरनमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना हमारा 30, 40, 50, 60, 70 सालों में हो चुका है। तो वो उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम, खुदा न खास्ता कोई बच्चा बहुत किसी नेगेटिव उसमें आ गया है तो और बात है, लेकिन ये कि जनरली उस वक्त उसका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसीलिए इस वक्त कोरोना वायरस का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बच्चे सेफेस्ट हैं, बच्चों को से कम होने का खतरा है और इंशाल्लाह वो ज्यादा सेफ रहेंगे बनिस्बत बूढ़े लोगों के या जो ज्यादा एज लोग हैं। तो बच्चों का इम्यून सिस्टम ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये तो हो गई फिजियोलॉजिकल बात। अब आप आ जाओ इमोशनल। उसके बाद इमोशंस में व्हाट इज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के मतलब क्या है? आप ये देखो कि थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि जिस स्पेशी का जितना लंबा चाइल्डहुड है उसकी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतनी ही ज्यादा है। बत्तख का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही तैरना शुरू कर देता है। मुर्गी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही भागना शुरू कर देता है चंद घंटों। उनकी कॉग्निटिव लेवल उसका काफी कम है। यानी चाइल्डहुड क्या है? चाइल्डहुड इज द डेवलपमेंट ऑफ द हायर कैपेबिलिटीज। इस दौरान में हम प्ले के जरिए, अपने एक्सपीरियंशियल एक्सप्रेशन के जरिए, अपने इमोशंस के जरिए हम वो सारी बातें सीखने की कोशिश करते हैं जो कि हमें आने वाली जिंदगी में काम देंगी। तो खुदा ने उस वक्त को इस काम के लिए बनाया है, जो कि हम बहुत ज्यादा बहस होती रही है चाइल्ड लेबर के खिलाफ। आई वॉज अपने जमाने में आई वॉज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट के डोंट स्नैच द चाइल्डहुड। हम कहते हैं ना है जल्दी से बड़ा हो जाए, नहीं भाई, जल्दी से बड़ा ना हो। अगर आप लंबी ऊंची इमारत बनानी है तो उसकी आपको बुनियादें ज्यादा गहरी बनानी पड़ती हैं। अच्छा मैम, यहाँ आप कथा कलामी की माजरत, यहाँ एक और भी हमारा सोशल जो हमारा बिहेवियर है उस पर बात करनी चाहिए कि थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, 7, 8 बरस, 10 बरस, कोई कद निकाल लेता है, तो हमारे यहाँ ये जुमला, अरे देखो कितने बड़े हो गए और बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। एग्जैक्टली, ये बच्चों जैसी, मतलब मुझे इस लफ्ज से नफरत है कि बच्चों जैसे हम बड़ा कहते हैं, एज इफ बच्चा होना कोई एक गलत बात है जिससे आप जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करना पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट सूट्स टू द पेरेंट्स। हमें लगता है कि हम जब तक बच्चा है तब तक हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद हम अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो गए हैं और फिर दूसरे छोटे बच्चे की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, इसको जल्दी से बड़ा करके छोड़ दो। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को जल्दी से बड़ा कर दिया जाए, वो नहीं है। आप बच्चे को खेलने दें, बच्चे को एंजॉय करने दें, क्योंकि यही उसका खेल जो है दैट इज हिज और हर वर्क। वो भी की प्रोसेस है, चाहे वो सोशलाइजेशन सीख रहा है, चाहे इमोशनल कंट्रोल सीख रहा है, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सीख रहा है, या रोल मॉडलिंग हो रही है उसकी। अब हमारे जमाने में बच्चे घर घर खेलते थे, अब ऑफिस ऑफिस खेलते हैं। तो वो चेंज होता जा रहा है, कॉन्सेप्ट सारा चेंज होता जा रहा है, लेकिन मकसद क्या है? फैंटेसी। हाँ, एक बहुत बड़ी चीज है जो बचपन में आपको, फैंटेसी को आप बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। आप टॉयज से खेल रहे हैं, वो टॉयज जो हैं जो कि रियलिटी ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन उसको फैंटेसी में उसको मौका देते हैं कि वो आगे की सोचे, जो इस वक्त फैक्ट है उससे आगे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसे तुम लोग कहते हो ना,
कि उसकी ट्रेनिंग उसको उस फैंटेसी से ही मिलती है। और कितना बड़ा अलमिया है मैम, कितना बड़ा अलमिया है कि बचपन में जब बच्चा नेचुरली इंडोव्ड है इस क्रिएटिव थिंकिंग और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की सलाहियत पैदा करने के लिए, उस वक्त हम उसको कर्व करते हैं और उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में या बड़े होके फिर ढेर सारे पैसे खर्च करके हम ये क्रिएटिव थिंकिंग और इसकी सलाहियत इनकलकेट करते हैं। क्योंकि ये इसलिए है कि ये तुम जैसे लोगों ने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का एक टर्म कॉइन कर लिया है, लेकिन बच्चा जिस वक्त कर रहा है उसको तो इस टर्म का नहीं पता था। वो तो सिर्फ अपने तौर पे ही जब अपनी डॉल को सुलाने की कोशिश कर रही है एक छोटी बच्ची, या एक जहाज को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये नहीं समझ रहा है कि मैंने इसको बिल्कुल जो हकीकत है उससे आगे का सोच रहा हूँ। ये नामुमकिन है। हाँ, तुम्हें याद होगा कि बचपन में मैथ्स की किताब, मैथ्स की जो कॉपी होती थी वो खानों वाली होती थी। एक खाने में आपने 2 लिखा, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर दूसरे में 2 लिखा, फिर इक्वल किया, तो आपने 2 को भी बॉक्स के अंदर रख लिया था। हम बच्चे को एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखने की कोशिश करते हैं कि उससे बाहर ना निकले। तो जितना भी आप अफोर्ड कर सके, बिल्कुल मैं नहीं कह रही हूँ माता पिता आजाद कर दें आप अपने बच्चों को, लेकिन जिस हद तक आपका वैल्यू सिस्टम इजाजत देता है, जिस हद तक आपका टॉलरेंस लेवल, आपका अपना स्टेमिना, यानी आपका अपना स्टेमिना खत्म होने लगता है, तो फिर आप उसका हथौड़ा बच्चे के ऊपर चलाते हैं कि करके बैठ जाओ, सीधे होके बैठ जाओ, क्योंकि दरअसल तुम थक चुके हो उसके साथ कोप अप करते करते। अच्छा, इसी में मेरा ख्याल है कि फिर जो हमारा करंट एजुकेशनल सिस्टम है, स्पेशली जो अर्ली स्कूलिंग, बल्कि अर्लीस्ट स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगरचे वो प्ले ग्रुप होता है बड़ा, उसमें हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि 2.5 साल 2 बरस 3 बरस की उम्र में बच्चे को स्कूल भेजना, और अगरचे वो प्ले ग्रुप में है, लेकिन किसी किस्म की बर्डनिंग एजुकेशनल एक्टिविटी का हिस्सा बनाना, is it productive, is it counterproductive, or something we should remain ambivalent about? देखो, आइडियली तो बर्डनिंग अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन है तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। चाहे के बचपन में, हाँ बचपन की, हाँ, तो ये तो एक इस डिस्क्लेमर के साथ ही हम आगे चलेंगे कि बच्चे को आप प्यार से, मोहब्बत के साथ उसको रखा जा रहा है, और गालिबन उससे बेहतर अंदाज में रखा जा रहा है जितना कि आपको आपके घर में रखा जा रहा था। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हें अपने बचपन या तुम्हारे बच्चों का कितना है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे का कॉन्सेप्ट होता है। स्कूल नहीं जाएंगे, बिल्कुल था। एक उसे हमने डिले करने की थोड़ी सी कोशिश की कि थोड़ा सा होम स्कूलिंग तो नहीं, लेकिन उसको जैसे कहते हैं ना लैब स्कूलिंग या स्कूलिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग, उस पे थोड़े से हमारे। हाँ, तो अब इसका ये क्या है कि अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है घर में कि आपको लगता ये है कि जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जो कि आपके रिसोर्सेज हैं, उसमें जो अवेलेबल स्कूल है उससे बेहतर टेक केयर आपके घर में हो सकती है। तो बेशक आप उसे थोड़ा सा डिले कर दें। ठीक है। अच्छा, आजकल एक बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है होम स्कूलिंग का, टीनेजर्स के साथ भी और बड़े बच्चों के साथ भी। अब खैर मैं अभी उस बहस में नहीं जाना चाह रही हूँ, लेकिन मेरा अपना यह ख्याल है कि आप बच्चा जब स्कूल जाता है तो सो कॉल्ड तालीम के अलावा भी बहुत सारी सोशलाइजेशन की, बहुत सारी इमोशनल स्किल्स सीखता है। डिफरेंट स्टेटा के लोगों के साथ मिलना, डिफरेंट
सिचुएशंस में अपने आप को डालना और फिर देखना कि किस तरह उसको हैंडल किया जाए। तो अगर आप सिर्फ होम स्कूलिंग करेंगे तो फिर वो बात नहीं हो पाएगी। तो लेकिन वापस फिर आ रही हूँ छोटे बच्चों की तरफ। तो बचपन में यही है कि अगर आपको लगता है कि सुबह सोते तो खाना, उसको जल्दी जल्दी तैयार करके यूनिफॉर्म पहनाना और टाइट जूते पहना के और बस्ता पकड़ा के स्कूल भेजना, जो है जहाँ पे वो जाके कुर्सी पे सीधा होके बैठा रहेगा 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो फिर आप मत भेजिए वैसे स्कूल में। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक्सक्यूज मी, कि उसकी जो जेन्युइन नीड्स हैं, जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो वहाँ पे पूरी हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर वर्किंग मदर है, जो कि मतलब बोथ पेरेंट्स आर गोइंग आउटसाइड, तो और घर में इस तरह का कोई लाइवली माहौल प्रोवाइड करने वाला कोई केयर टेकर नहीं है, तो मेरे ख्याल में बच्चों को उसमें यंगर स्टेज पे स्कूल जाना चाहिए, ताकि वो अपने ग्रुप के, अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ खेल सके, अपनी वो जो चाइल्डहुड की डिमांड्स हैं वो पूरी कर सके। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उसके बहुत ज़्यादा कजिन्स हैं या नेबरहुड ऐसा है जिसमें वो एंजॉय कर सकता है, घर में प्रोटेक्टेड माहौल है, वन ऑफ द पेरेंट्स, आइदर ऑफ द पेरेंट इज अवेलेबल, तो आप बच्चे को घर में रखें। मतलब इसके लिए आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। जाए। अच्छा मैम, बच्चों के मरहले का सामना करने से पहले जिंदगी में एक और मरहला भी दरपेश होता है, जो जज्बाती वाबस्तगी का, कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या अरेंज्ड सिनेरियो में, जब दो नौजवान रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शादी की, प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल जो एडजस्टमेंट है और इस रिलेशनशिप को सीमेंट करने के वाले जो अवामिल हैं, इनको मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार करने वाले अवामिल जो हैं, वो क्या है आपकी जाती जो राय है उसके मुताबिक। और एक और एस्पेक्ट में ऐड करना चाहूंगा जो आपने भी शायद और मैंने भी अपनी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया, दैट इज सॉर्ट ऑफ क्रॉस कल्चरल मैरिजेस, कि या वैसे भी अगर कोई किसी सिमिलर कल्चर में भी अगर शादी हो रही हो, वो रिश्ते एक खानदान में ना हो रही हो, दो मुख्तलिफ खानदानों में आउट ऑफ फैमिली भी हो रही हो, तो हमारे यहाँ खवातीन को खातिर खा एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मोल्ड करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है, हमारी पैट्रियार्की की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर कोई क्रॉस कल्चरल मैरिजेस हैं, उसमें किस किस्म के चैलेंजेस सामने आते हैं? जनरली अर्ली टाइम्स ऑफ मैरिज में क्या चैलेंजेस होते हैं जिनको निमटते हुए आप बुनियाद रख सकते हैं एक मुस्तहकम, खूबसूरत और खुशगवार ताल्लुक की? इस लंबे से सवाल के जवाब में लफ्ज मैं कहना चाहूंगी, वो है विलिंगनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये दो जो बेसिक चीजें हैं, लव और सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स और सोशल डिपेंडेंसी, और ये सारी चीजें तो तकरीबन हर शादी में की जरूरत होती हैं, तो उसका तो मैं नहीं जिक्र करूंगी। लेकिन जो उस शादी को या उस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल में, एक तो विलिंगनेस है और एक फ्लेक्सिबिलिटी है। तुमने कहा भी कि औरत को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, औरत को अपने को चेंज करना पड़ता है। यस, इस पेट्रियार्कल सिस्टम में मैं अपनी बात रोक रही हूँ, तो मैं आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। ओके। इस पेट्रियार्कल सिस्टम में अभी हमें बहुत सारी जनरेशंस इंतजार करना पड़ेगा इस बात का कि बिल्कुल ही हम 50-50 के लेवल पे आ जाएं। लेकिन फिर भी थिंग्स आर चेंजिंग ग्रेजुअली। लेकिन हाँ, यू आर राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द गर्ल हु गोज टू ए न्यू एनवायरनमेंट एंड ट्राई टू एडजस्ट। अच्छा, उस एडजस्टमेंट में अगर जोर जबरदस्ती है, और वो एडजस्टमेंट जब हमारे कल्चर में खास तौर से
बहुत ज़्यादा है। मैं इस पे कोई जजमेंटल बात नहीं कहना चाहूँगी कि कज़न मैरिजेस वगैरह को जो सपोर्ट करते थे, जेनेटिक्स का इस वक्त छोड़ते हुए मैं बात कर रही हूँ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यही कहते थे कि जी कज़न मैरिज का फायदा ये है कि माहौल एक जैसा रहता है, शुरू देखा हुआ होता है, जो इन लॉज होते हैं वो जाने पहचाने होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखने में और ऑब्जर्वेशन में आया है कि उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि वो जो एक रिलेशनशिप होती है वो पहले किसी ने नहीं देखी होती है, और जिस रोल में हम आ जाते हैं, जब इन लॉज के साथ के रोल में आ जाते हैं, तो वो अगर ना चाहें उसमें एडजस्ट करना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में कल्चरल सेमनेस होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि डिज़ायर टू एडजस्ट। अच्छा, उसमें मर्द को, लड़के को भी करना पड़ता है, ये कहना गलत होगा, लेकिन सॉरी टू से लड़कियां एहसान ज़्यादा जताती हैं कि मैंने अपने, हाँ मतलब उनका इजहार ज़्यादा हो जाता है, उनसे तवक्कुफ होती है, तो इसलिए जो वो भी थोड़ा बहुत चेंज अपने करती हैं उसका इजहार कोशिश करती हैं कि वो उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकें। मतलब मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ कि इजहार करती हैं, ये करती हैं कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम चेंज, अगर आपस में नहीं भी हो रही है चेंज, उन्होंने नहीं भी किया है, लेकिन अपने इन लॉज को बताने के लिए या अपने फ्रेंड्स से, इवन क्लोज फ्रेंड्स को बताने के लिए भी वो यही कहेंगे कि हाँ हाँ मैंने तो अपने आप को बहुत चेंज किया है। तो क्योंकि ये हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिलीज में ये एक्सपेक्टेशन होती है, और मैं ख्याल में स्टैटिस्टिक्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ी मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोग जो है उसमें यही है कि लड़की रुखसत होके लड़के के साथ जाती है और वहाँ पे फिर उसको उस घर में, उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और रफ्ते रफ्ते आप ओवर द ईयर आपकी वो सिचुएशन आ जाती है कि आप भूल जाते हैं कि किसने कितना चेंज किया है अपने आप को। सिर्फ उसी वक्त याद आता है जिस पर लड़ाई होती है, जब वो आप की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए ये किया तुमने, मेरे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, लेकिन रूटीन आप इतने अननोइंगली एक दूसरे में जम हो चुके होते हैं कल्चरली कि वो आपको पता नहीं चलता है कि किसने कितना अपने आप को चेंज किया था। तो बिल्कुल। ऑन अ लाइटर नोट, जैसे हमारे घर में खाने की टेबल पे मैं अक्सर पूछता हूँ कि आज चावल नहीं बने, और मेरी बेगम जो बंगाली है वो अक्सर पूछ लेती हैं कि आज वैसे इसके साथ चपाती होनी चाहिए थी। तो अब मैंने चावल और उन्होंने चपाती पसंद करना शुरू कर दी, और आपकी बात बिल्कुल, वी डू एक्सपीरियंस दैट एट आवर प्लेस एज वेल। एक सवाल मैं शेर सुनाने का बहुत शौक है, जरा अपना वो शेर सुना दो ना, वो चावल से चपाती, क्या था वो? कौन सा मैम? अरे इसे बेगम सुन रही है मेरी, कोई ऐसा शेर ना सुनवा दीजिएगा के बाद। वो चावल, हाँ वो वाला जो दुआए रीम में शुएब मंसूर की प्रोडक्शन में, जी जी बिल्कुल। हाँ, उनको पता नहीं रोटी है पसंद, उनको चावल है पसंद। दैट इज द रियल, वो मतलब ना क्रक्स ऑफ द, बिल्कुल। और आपने जो बात की, मैं रिपीट कर रहा हूँ, you used two adjectives, willingness and flexibility, is it so? Exactly. और मेरे ख्याल में डॉक्टर अख्तर अभी यही पूछना चाह रहे हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड फॉल ऑफ मैरिज? हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड फॉल ऑफ मैरिज? जो न्यूक्लियराइजेशन हो रही है हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिली से, इसकी एक्सेप्टेंस के लिए बच्चों को कैसे आमादा किया जाए, या फैमिलीज को कैसे आमादा किया जाए? और फॉल ऑफ मैरिज, अगर हम थोड़ी देर के लिए अस्यूम करें कि अब थोड़ा सा जो डिवोर्स रेट है वो बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में भी, तो क्या ये दुरुस्त है ये मफरूजा? और अगर है तो इस पे क्या तदबीर अपनानी चाहिए?
देखें, इसमें ये है, मेरा ये ख्याल है कि ये प्रिपेयर करने से नहीं होती ये बात। एक तो ये कि आप ज्यादातर देखेंगे कि रोल मॉडल होता है, आप जो देखते हैं होता हुआ। हमारा ये बहुत हमारे कल्चर में, वेस्ट में शायद इतना नहीं है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में ये बहुत ज्यादा है कि हम जब हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते हैं तो हम आमने लोगों के सामने झगड़ा करते हुए, लड़ाई करते हुए, टू सम एक्सटेंट अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए नहीं झिझकते, लेकिन आई लव यू कहने की हिम्मत कभी नहीं होती है किसी बड़े के सामने या किसी इवन बच्चों के सामने भी, कि आप थोड़ा सा प्यार का इजहार कर सकें। तो वो बच्चों को जो नजर आता है वो यही नजर आता है कि इस उसमें लड़ा जाता है। अब हमारे यहाँ प्रिपरेशन फॉर द, अल्लाह वालों ही कुछ हो जाती है तो हो जाती है बहुत, या फिल्में देख देख के और ड्रामे देख के, फिल्में देख के, यही हमारे इंफॉर्मेशन हैं जिनसे के बच्चों को या फिर लड़के मुख्तलिफ किस्म की गुफ्ता ना गुफ्ता किताबें वगैरह पढ़ लेते हैं तो पता। तो प्रिपेयर करना मैरिज के लिए हमारे फिलहाल तो जिस हद तक मैंने अपने एज में देखा है तो इसका बहुत ही फुकदान है। और या बहुत ही कोई मैरिड फ्रेंड होगी वो आपको कुछ मशवरे दे देगी और उस तरह की बात होती है। तो पेरेंटल गाइडेंस का बहुत ही फुकदान है। कुछ मैं दूसरी साइड पे भी मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि इवन मर्द हजरात की जानिब से, नौजवानों की तरफ से भी कई मर्तबा ऐसा हुआ कि अपने से 8-8 10-10 बरस बड़े मेरे कजन्स जो जिनकी शादी मुझसे मेरे बाद हुई किसी वजह से, वो उन्होंने भी मुझसे बाकायदा काउंसलिंग और रहनुमाई तलब करना चाहिए बहुत से उन अमूर के मुतालिक जिस पर शायद उनकी गाइडेंस बहुत पहले किसी बड़े की तरफ से हो जानी चाहिए थी। तो अब तुमने बीच में एक सवाल ही पूछा था कि न्यूक्लियर, डॉक्टर साहब का सवाल था शायद कि फैमिली स्ट्रक्चर। हाँ, तो फैमिली स्ट्रक्चर मेरे ये ख्याल में कि नीड बेसिस पे होता है। अब हमारे जमाने में, मतलब जो मेरा शादी का दौर था, जिस वक्त हमारी जनरेशन एंटर हुई थी अपनी लाइफ में, उस वक्त ये था कि शायद इंडिपेंडेंट रहने की ख्वाहिश थी, हम थोड़ा खा लेंगे, अपना छोटा सा घर होगा, अब हम उसमें रहना पसंद करेंगे। न्यूक्लियर फैमिली का एक प्लस माइनस पॉइंट दोनों है। जाहिर है जब आपकी शादी होती है उस वक्त आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने नहीं होते हैं जितने कि आपके पेरेंटल हाउस में होते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि अकेले घर में जब आपको प्राइवेसी ज्यादा मिलती है तो फिर जिम्मेदारियां भी आपको उठानी पड़ती हैं। अब बाद में फिर एक दौर अब आया हुआ है जो इस वक्त मिडिल एज में हमारे जनरेशन है कि वो जिस वक्त मैरिड लाइफ में एंटर हुए तो उनको मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज की इतनी आदत थी कि वो इस बात का सोच नहीं सके कि हम इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना घर कैसे चलाएंगे। तो उनके लिए एक फैमिली को के साथ रहना एक नीड बन गई। इन सर्टेन केसेस इमोशनल नीड भी होती है कि अगर बिल्कुल आप पेरेंट को छोड़ के नहीं जा सकते, पेरेंट्स अकेले हैं तो आपको उनके साथ रहना है, या पेरेंट्स को आपके साथ रहना है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक मिला जुला फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल और सिचुएशनल प्रॉब्लम है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें न्यूक्लियर फैमिली बनती नजर आती है और वो ट्रेंड चल पड़ता है। यानी क्या कि आपको जो मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं वो आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि आपकी इमोशनल नीड्स हैं।
कुछ फैमिलीज होंगी जिनकी इमोशनल नीड्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम साथ रह लेंगे, मतलब अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहेंगे, मगर हमें फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, घर मिल जाएगा, घर का किराया नहीं देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट अपनी होगी, वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान की तो ये सिचुएशन है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में क्योंकि एक जितना मुझे अंदाजा हो रहा है कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट सोसाइटी की तरफ से भी है, स्टेट की और तरफ से भी, स्टेट की तरफ से भी है, और जो वर्किंग है वो दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम सबके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं पैसा कमाने की, तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स का इतना मसला नहीं है, फाइनेंशियल नीड्स उनकी फुलफिल हो जाती हैं। तो इसलिए फिर वो हम उसको कहानी डाल देते हैं कि वो तो माँ बाप को छोड़ के चले गए और अपने न्यूक्लियर सिस्टम में चले गए हैं। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि इसमें ये सारा कुछ जो है वो ज्यादा इकोनॉमी का मसला है। और जितना कि खैर इन सर्टेन केसेस लड़ाई झगड़े भी होते हैं, इमोशनल रीजंस भी होते होंगे, सेपरेट होने के या इंडिपेंडेंट रहने के या एक्सटेंडेड फैमिली को अपने साथ रखने के, वो अलग की बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर कितना है, आपका एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपको कहीं बहुत अच्छी नौकरी बाहर मिल रही है तो फिर आपका न्यूक्लियर सिस्टम में आप जाने की कोशिश करेंगे, फिर अपना पेरेंट्स छोड़ देंगे। या दूसरी तरफ ये है कि अगर स्टेट ने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है आपके ओल्ड एज पेरेंट्स को, तो फिर आपको शायद इतना गिल्ट ना हो उनको अकेला छोड़ने का। तो मेक सेंस। अच्छा चलें, इसे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव में बताएं। Actually, you lived a very successful life on personal fronts, on professional fronts, and managing a relationship with a very intellectually resourceful person like Dr. Pervez, and then bringing up kids who turned out to be, mashallah, very successful and accomplished kids in their own personal and professional lives. बड़ी फेरी टेल लाइक चीज लगती है कि अच्छा वी रिकॉल कि आप दोनों बैक इन 2003-4 a very graceful couple of NIP and having kids with their optimum educations and professional orientations. लेकिन चैलेंजेस तो आपने भी बड़े फेस किए होंगे लाइफ में, वर्क फैमिली के को बैलेंस करते हुए, फिर एक क्रॉस कल्चरल मैरिज की एडजस्टमेंट के एस्पेक्ट्स भी। But what is the gist? What are the key takeaways from your own personal life इन बच्चों बच्चियों को जो हम इस वक्त सुन रहे होंगे उन्हें देने के लिए as takeaway? Stick around these fundamental principles if there are any, and you will be able to sail through tough times. इसके बारे में एक मशहूर वो है, लतीफा कह लो या सेइंग कह लो, कि आई वॉज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, आई हैड मैनी theories, but now I am parent of 3 children and I have children but no theory. तो वो वाली बात है कि कोई थ्योरी नहीं चलती है, Theory नहीं है, ठीक है, इट्स म्यूचुअल। अब पहले थोड़ी सी मैं अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की या जो अगर कुछ हुई है उसकी बात करूं, तो उसमें एक थोड़ा सा फायदा और नुकसान ये हुआ है मुझे कि परवेज वॉज मच मोर पढ़ा लिखे और इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू मी। अच्छा, उसने मुझे एक तो ये कि मुझे थोड़ा सा देखने का और सुनने का मौका ज्यादा दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मैंने एक डिफेंस अपना बना लिया कि ये मेरा एरिया नहीं है। मेरे बारे में सॉरी टू से मतलब अक्सर ये कहा जाता है कि आई एम टू पोलाइट, मतलब मैं ममता की बहुत निछावर करती होती हूँ, इस तरह के मुझ पे मजाक मुझे ताने मिलते हैं सुनने के लिए।
तो जब अपनी मैं रिवर्स में जाके मैं अपनी एनालिसिस करती हूँ, तो वो शायद ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म था कि मुझे ये इंफीरियॉरिटी हो गई थी कि मैं परवेज जितनी इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकती हूँ जिस हद तक वो इंटेलेक्चुअल थे, तो चलो मैं जरा गपशप में ही गुजारा कर लूं। तो एक तो खैर वो मतलब एक है, जैसे कोई पूछता है कि फला किताब तुमने पढ़ी है, तो मैं कहूंगी नहीं पढ़ी तो नहीं है, सुनी है। तो एक दिन कोई मुझसे यही पूछ रहा था बच्चों में से कि आपने इतना क्यों नहीं पढ़ा है, अब्बू की भी वही एजुकेशन थी, आपकी भी थी, तो आप इतनी क्यों नहीं किताबें पढ़ी हुई हैं आपने। मैंने कहा क्योंकि मैं उस वक्त खांडी पका रही होती थी। मतलब ये जो था ना, वर्क होम चिल्ड्रन और इंटेलेक्चुअल बैलेंस, तो उस इंटेलेक्चुअल इंफीरियरिटी या कांट बी वाज नॉट एबल टू गिव मच मोर टाइम टू माय एकेडमिक्स जितना कि मुझे देना चाहिए था, उसको मैंने इस तरह कंपनसेट किया कि उसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, मैंने वो एक्सेप्ट किया। शुरू में जो हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे थे, तो इमोशनल हेल्थ का एक ये बहुत बड़ा उसूल है, हथियार है जिसे कहना चाहिए, कि जो भी आपका नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसको आप रियलाइज करें, उसको डिनायल ना करें, वो डिनायल में ना जाएं कि ये तो कुछ है ही नहीं, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप डिनायल में ना जाएं, उसको आप कबूल करें और फिर उसके साथ आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। तो वर्क होम बैलेंस करने के लिए मुझे जो करना पड़ा, वो ये करना, बैलेंस करने के लिए जो मुझे सेक्रीफाइस देना पड़ी, वो ये पड़ी कि मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर सकी जो कि मुझे करना चाहिए थी या मैं कर सकती थी, या परवेज ने उस अरसे में मास्टर्स लेवल पे तो हम बिल्कुल बराबर थे, रादर आई वाज बेटर देन हिम। लेकिन उसके बाद जो वो डेवलपमेंट रही जिसमें हाउस होल्ड की जिम्मेदारियां आ गई, तो उसमें फिर मेरी वो जंपिंग शुरू हो गई कि ये इंटरेस्ट है तो फिर ये इंटरेस्ट है, तो मैंने इसमें अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश की कि मेरे बहुत मल्टीपल इंटरेस्ट हो गए एकेडमिकली, कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, और थोड़ा थोड़ा कर कर मैं जंप करती रही इधर से उधर तक। और लाइफ भी इस तरह की रही जिसमें मुझे बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी के साथ एक किस्म का काम नहीं करना पड़ा। तो जहाँ तक बच्चों के बारे में है, तो बच्चों के सिलसिले में यही हुआ कि उनको फ्रीडम, एक तो यही वो वाली बात होती, रोल मॉडल की बात होती, सामने देखा है घर में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, रिलैक्स है, स्ट्रेस नहीं है। अगर हमने स्ट्रेस हमारा कब हुआ भी, शायद जिंदगी में एक आध दफे कभी हुआ होगा कि हमारा ओपन आउटबर्स्ट हुआ बच्चों के सामने लड़ाई का, लेकिन कोशिश यही की कि हम बच्चों के साथ के सामने लड़ाई ना हो और उनके साथ अपनी जो पॉजिटिव रिलेशनशिप के कहानी को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की, शेयरिंग की उनके साथ, ताकि उनको भी पता चले कि ये कह के नहीं कि देखो मैंने ये सेक्रीफाइस की है तो मैंने ये किया है। वो जो डिफरेंसेस थे दोनों कल्चर्स के, उसमें क्या फायदा हुआ कि मेरे ख्याल में, पता नहीं हो सकता अगर बच्चे को सुन रहे हैं तो वो इसको एग्री ना करें, उनमें टॉलरेंस ऑफ अदर पर्सन बहुत आ गई। तो एक होता ना कि हम सेमनेस की तलाश में रहते हैं हमेशा, जबकि यहाँ ये हुआ कि नहीं, जो हमसे मुख्तलिफ है वो भी अच्छा है। एग्जैक्टली वाले जो फीलिंग आई ना, इसने होराइजन को, आपकी थिंकिंग के होराइजन को वास्ट कर देता है। आपकी इस डिस्पैरिटी को और आपकी इस चॉइस ऑफ
डोमेस्टिक फ्रंट एज कंपेयर टू इंटेलेक्चुअल परसूट को डॉक्टर कामरान बड़ा मुनासिब लफ्जों से वो बैलेंस कर रहे हैं कि ही हैड मोर आईक्यू एंड यू हैड मोर ईक्यू। और दूसरा उन्होंने और दूसरा दूसरा भी उन्होंने कहा कि इट वर्कड आउट वेरी वेल फॉर द किड्स क्लियरली द yin yang complementarity principle which you worked upon, and I certainly I vindicate this point. नहीं, I appreciate कामरान ने बात बिल्कुल सी सही कही है कि, और इसका मुझे खुद भी मतलब मैं किसी फख्र के तौर पे अपनी वो नहीं कर रही हूँ, जाहिर है आईक्यू ज्यादा होना तो प्रोफेसर के लिए ज्यादा काबिल फख्र बात है, लेकिन ये कि आई एक्सेप्ट इट के वेल्स और बिने के टेस्ट पे शायद मेरी आईक्यू उस वक्त जब टेस्ट करते होते थे तब तो शायद बराबर ही थी, लेकिन ये जो एकेडमिक एक्सेल होना जो है ना उसमें डेफिनेटली आई वाज लोअर देन, लेकिन that is very clear कि जो continuous pursuit डॉक्टर परवेज की रही being an academician and scholar, वो वहां उन्होंने अपने स्किल्स हार्नेस किए। लेकिन मैम यहाँ मैं एक चीज चाहूंगा कि आप जरूर विंडिकेट करें, इंडोर्स करें अगर आप इससे एग्री करती हैं कि डोमेस्टिक फ्रंट जो आपने टेकअप किया, जो आपने हंडिया पकाने की बात की, जो आपकी चॉइस थी, हाँ वो डिफेंस मैकेनिज्म जिसे अब आप एट्रीब्यूट कर रही हैं उसकी शक्ल में हुई, बट इट इज नॉट अ लेस वर्दी जॉब. It did contribute to a lot of things, including people's life, like students like me. आपके वो निकम्मे स्टूडेंट्स जिनको एक्चुअली एक मादराना शफकत भी चाहिए होती थी अपने तालीमी सिलसिले के को आगे बढ़ाने के लिए, उनसे लेकर आपके अपने बच्चे, या आई सॉ यू being with your I mean extended family, grandkids the other day when we were having lunch, the way you conduct yourself in the presence of youngsters, आप क्या ये नहीं समझती कि itself it's a very worthy contribution and we should have role models for them? हाँ, मतलब मैंने बहुत ज्यादा मैंने विमेन एक्टिविज्म में हिस्सा लिया है, वैफ वगैरह के उसमें मैं काफी पार्टिसिपेट करती रही, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि 50 मतलब औरत और मर्द का रोल एक जैसा है. देयर आर सम मोर इंस्टिंक्ट, जैसे कहा नर्चरेंस की फीलिंग, ठीक है, कुछ औरतें होंगी जिनमें कम नर्चरेंस की फीलिंग है और कुछ मर्द होंगे जो इनमें ज्यादा नर्चरेंस की फीलिंग है. ये 0 और 100 का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी में 60-40 का फर्क तो रहेगा. बिल्कुल ठीक है, और रहना चाहिए मैं कहना, क्योंकि देखो ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि औरत के में जो एक सॉफ्टनेस है उसकी बॉडी में, वो जो बच्चे को कंफर्ट दे सकती है, वो मर्द नहीं दे सकता, जिसकी के वो बच्चे को, छोटे बच्चे को जरूरत होती है. तो वो शुरू से वो जो एक नर्चर करने की सलाहियत, और फिजियोलॉजिकली भी और फिर साइकोलॉजिकली, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इमोशनली. तो ये जो अटैचमेंट है इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, और इसको प्रायोरिटी देना जरूरी हो जाता है. अगर आप उसको डिनाइल करेंगे तो आप एक तरह से अपने आप की अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप अपने आप को एक्सेप्ट करें. आपकी अपनी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. मुझे पता है कि इस एज में मेरी सर्टेन लिमिटेशंस आ गई हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट. उस पर ग्रम्बल करूं, उस पर दूसरों पे इल्जाम दूं, तो उससे बात नहीं बनेगी. तो जब तक कि आपको ये अवेयरनेस ना हो कि आप को भी नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, कोई मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे 100% टाइम मैं बड़ी पॉजिटिव रहती हूँ. मतलब पिछले चंद सालों से मैंने अपने ऊपर जो लेबल लगा लिया है वो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट का, खुद साख्ता का मैंने एक अपने आप को नाम दे लिया है, क्योंकि वाकई मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है जब से मैंने पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ना शुरू की है.
थ्रू बुक्स एंड थ्रू इंटरनेट वगैरह, तब से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 100% पॉजिटिव हूँ। एट टाइम्स आई हैव नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक मिसाल दे रही हूँ जो कि मुझे खुद ही अच्छी लगती है काफी, है कि जो आपकी नेगेटिविटी है आपके अंदर, डोंट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, treat those traits, those emotions as a unwanted guest। एक दफा कुछ मेहमान आ जाते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, तो आप क्या करते हैं, उनको सलाम करते हैं, मोहब्बत से बिठाते हैं कुर्सी पे, चाय पानी पिलाते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि ज्यादा देर ना बैठें, जल्दी चले जाएं। सो ट्रू। अगर वो 2 रात रुकने का कह रहे होते हैं तो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि उन्हें बता सकें कि नहीं भी हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, तो बेहतर होगा कि हम आपको कहीं होटल में इंतजाम कर देते हैं। तो मतलब ये कि उसको हैंडल विद केयर करना है। आप अगर उनके साथ बिल्कुल बदतमीजी करेंगे तो फिर वो आपके साथ आपको जवाबन आपसे ज्यादा बदतमीजी करेंगे, फिर आपको और ज्यादा बदतमीजी करना पड़ेगी उनसे। तो क्या हुआ, आप उनको एक्नॉलेज करें, दे आर गेस्ट, ट्रीट देम वेल, हैंडल विद केयर, और बी श्योर दैट दे आर नॉट देयर फॉर मोर टाइम देन द डिजायर्ड। जितना तुम चाह रहे हो उससे ज्यादा देर आप के घर में वो ना रहें। तो यही मिसाल लागू होती है आपकी नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर। नेगेटिव थिंकिंग शुरू होती है, आजकल का जो एनवायरनमेंट हो रहा है, चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है, तो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि कोई शख्स है जिसको नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उन नेगेटिव थॉट्स को आप थोड़ी देर सोचें, वर्बलाइज करना चाहे वर्बलाइज करें, मजाक में उड़ाना चाहे मजाक में उड़ाएं, कैथार्टिक थेरेपी करना चाह रहे हैं, डायरी लिखें, जो भी आपका अपना पर्सनल कोपिंग स्ट्रेटजी है वो करें, और उसके बाद उनको बाय बाय टाटा बाय बाय कर दें। तो इमोशनली हेल्थी रहने का ये एक बहुत जरूरी बात है। एग्जैक्टली। पॉजिटिव साइकोलॉजी और इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका आपने तज़किरा पहले भी किया, ये इसकी एक फैलेसी है जो हम डिराइव कर लेते हैं कि बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट मींस not feeling negative emotions at all, because this will be a fallacy, this will be a misleading proposition for many people. So we do experience negative emotions. मतलब ये कहे कि तुम तो बड़ी पॉजिटिव बनती हो, उस दिन तो देखा था बड़ी डिप्रेस बैठी हुई थी। क्यों नहीं डिप्रेस हो? मैं ह्यूमन बीइंग, आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, जिसकी मुझे अवेयरनेस है, उसको मैं एक खास ग्रुप में किसी खास पर्सन के साथ शेयर कर सकती हूँ, उसके सामने इजहार कर सकती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका ढंढोरा पीट के मैं उसका हर एक के साथ चर्चा करूँ, ठीक है ना? और फिर उस चीज को मैं एक अनवांटेड गेस्ट की तरह अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी थोड़ी देर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब मैं अपना आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, और ये एडवांटेज मुझे सिर्फ आपसे गुफ्तगू करते हुए मिलेगा कि इस सवाल का एक पर्सपेक्टिव आंसर मिल सकता है। हम बहुत तवातुर से सुनते चले आए हैं अपने बड़ों से कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, हमारे जमाने में इखलाकी कदरें, माशरती कदरें बेहतर थी, और हमारा जमाना बेहतर था इन जनरल। क्या आप इस राय से मुत्तफिक हैं कि जिस एक्सुबरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से हम गुजर रहे हैं और गुजरे हैं हमारी जनरेशन खास तौर पर, उसके नतीजे में कोई डिके का कोई वाकई कोई प्रोसेस है? हम उतने अच्छे बच्चे या हमारे बच्चे उतने अच्छे बच्चे नहीं थे जितने हमारे बड़े थे या हम थे, और जनरेशन गैप क्या ये पहले जितना ही है, वाइड हो रहा है, लोग ज्यादा कॉग्नाइजेंट हो रहे हैं इसके हवाले से? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? पहला मुख्तसर तरीन जवाब तो ये है कि हाँ, हम
अच्छे बुरे नहीं, मैं बता रही हूँ, हम मुख्तलिफ हैं। हम्म। मुझसे तुम मुख्तलिफ हो, तुमसे तुम्हारे बच्चे मुख्तलिफ हैं, ठीक है? हम्म। तो हर चीज मुख्तलिफ हो रही है। जिस किस्म के घर में, अब एक साइकोलॉजी में एक टर्म है नॉस्टैल्जिया। अब इसने इंसान को जी। बहुत मदद भी पहुंचाई है और परेशान भी बहुत किया है। हम हर वक्त कहते रहते हैं ओ जो बॉलीवुड की फलां सन की जो फिल्म थी वो उसकी जैसी तो दोबारा फिल्म बन ही नहीं सकती। हम्म। वो क्यों हम्म। थी? क्योंकि उस वक्त हमारे पास चॉइस नहीं थी उस वक्त। मगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे 1964 की देखी हुई फिल्म बहुत पसंद है। तो वो एज थी जिसमें मैं उस इमोशंस के साथ हुक्ड अप थी। हम्म। और मैं अभी तक फिर वही माजी में चली जाती हूँ जब मैं उस फिल्म को देखती हूँ। तो वो फिर मुझे अपना पास्ट अच्छा लगने लगता है। शायद ऑब्जेक्टिवली वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि मैं कहती हूँ। और अगर इस वक्त की मेरी जनरेशन वो फिल्म देखेगी वो कहेगी कितनी बकवास फिल्म थी, ये आपको क्यों अच्छी लगती? हम्म। तो कहने का मकसद ये है कि चेंज of choices, changes of circumstances, change in शायद इंटेलेक्चुअल लेवल भी हुई है, लेकिन वो अच्छे के लिए हुई है या बुरे के लिए हुई है, ये आपके अपने वैल्यू सिस्टम पे होता है, अगर आप किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल में कम से कम एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम दो जनरेशन्स तो आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट कर लें। हम्म। वरना अगर बाप अपने बेटे को, माँ अपने बेटे को बुरा कहती रहेगी कि मैं ये करती थी तुम ये नहीं करते, मैं ये करती थी तुम नहीं करते हो, तो वो जो पुराने जमाने का सास बहू का झगड़ा था वो चलता रहेगा। तो आइदर पार्टी शुड अंडरस्टैंड के चेंज तो है। और आप देखें कि मतलब मैं एक दफे कुछ लिख रही थी कि मेरी नई नस्ल के बच्चे कैसे हैं। तो उसमें ये कि भाई भाई वो बच्चे ऐसे हैं, करते करते आपको ये ख्याल आया कि आपके माँ बाप क्या सोचते होंगे। हम्म। मतलब हम कभी उनके पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं। जो मुझे याद है जब मैंने अपने बेटे को पहली दफे हॉस्टल भेजा, मैं बहुत तो परेशान हुई और ये हुई। और उस दिन पहले दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस थे कि मुझे बैचलर्स के बाद अपने पेरेंट्स के पास से आना पड़ गया था। तो फिर उस दिन मुझे पहली दफा रियलाइज हुआ कि जो मैं इस तरह अचानक वहां से आ गई थी तो उन्हें कैसा लगा होगा। और हम्म। उस सारे अरसे में मैंने कभी ये नहीं सोचा था। मैं सारा हमेशा ये कहती थी हाय मैं बेचारी माइग्रेट कर गई, मैं हाय बेचारी मेरे ऊपर ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ। मतलब मैं के पर्सपेक्टिव से मैं सारा कुछ देख रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ के पर्सपेक्टिव से मैंने पहले दिन उस दिन देखा जबकि मैंने अपने बेटे को हॉस्टल भेजा कि औलाद का घर से विलिंगली जाना, मतलब बता के अपनी मर्जी से हम्म। ख्वाहिश से भेजा, लेकिन मतलब कितना आपको तकलीफ देता है। तो फिर मुझे कम से रिग्रेट्स हुए कि मैंने इतने सारे अरसे तक 15-20 साल तक मैंने क्यों नहीं ये रियलाइज किया कि जब मैंने घर छोड़ा था हम्म। तो मेरी माँ को कैसा लगा था। हम्म। तो एक तो फिर ये प्रॉब्लम है ना कि हम उस जो चेंज आता है उसको हम थोड़ा सा, वो जो शुरू में हमने बात की थी ना आउट ऑफ बॉक्स, वो नहीं हम्म। होके सोच पाते, सिर्फ मैं के ऊपर कंसंट्रेट करते थे कि मैं जैसे दाल पकाती थी मेरी बेटी को वैसे ही दाल पकानी चाहिए। हम्म। मैं अगर गोल रोटी पकाती थी तो वो बेक क्यों कर रही है, वो क्यों नहीं बेक, वो क्यों बेक कर रही एग्जैक्टली। है। अगर मतलब ये है कि खाने की हैबिट,
हमारे जमाने हम हमेशा नॉस्टैल्जिया होता है, वो हमारे घर में जैसे कोफ्ते बनते थे वैसे तो कहीं नहीं बन सकते भाई। अब इस वक्त और हजार चीजें अच्छी बन रही हैं जो कि हमें नहीं आती। तो वी घर में जो पास्ता बनता है आप उसको तो अप्रिशिएट उसको कर अप्रिशिएट कर रही हमारे घर में पास्ता सोचा भी नहीं था, जिसके हमें नाम भी लेना नहीं आता, वो खाने बनते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस जनरेशन के पास भी बहुत कुछ है और हमारी जनरेशन के पास भी बहुत कुछ था और हमारे माँ बाप की जनरेशन के पास भी बहुत कुछ था, मगर डिफरेंट था। तो वो वाली बात जो मैंने क्रॉस कल्चरल मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में कही थी कि हमें ये जो सीख आती है कि डिफरेंट इज नॉट बैड, एक्सेप्टिंग द वैरायटी, एक्सेप्टेंस द डिफरेंसेस। जो आपसे मुख्तलिफ है वो यकीनन बुरा है, जो आप नहीं है वो कोई और है, दूसरे मजहब का है, दूसरे सेक्ट का है, दूसरे रेस का है, तो वो बुरा है। जिसने आपके जैसे कपड़े नहीं पहने हैं वो बुरा है, जिसने आपका जैसे तरह से दुपट्टा नहीं लिया हुआ है वो बुरा है। तो ये जो एक सारा कॉन्सेप्ट है ना, इससे हमें निकलना होगा। यानी जितना मैंने किया है, जो मेरा विचार है वो ठीक है, जो मुझसे जरा कंजर्वेटिव है वो भी बुरा है, जो मुझसे ज्यादा एडवांस है वो भी बुरा है। तो जब तक हम इस चक्कर से नहीं निकल सकेंगे तब तक ये जनरेशन की लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन दरअसल ये लड़ाई नहीं है, ये खुद साख्ता लड़ाई है। ये अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कंक्लूड करना चाहूं तो वी कैन से कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड डिस्प्यूट। We should accept the difference and should not turn it into a dispute. And accepting and respecting difference will make our lives beautiful. थोड़ा सा इसमें मजीद मैं ऐड कर दूं, डिस्प्यूट भी कर लो, बहस करो, जवान औलाद के साथ बहस करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे डिग्रेड ना करो। एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना, एक्सेप्ट द डिफरेंसेस। आप उनको बता सकते हो, अगर आप उनको बताना चाह रहे हो कि देखो न्यूक्लियर फैमिली में रहने के ये नुकसानात हैं, जॉइंट फैमिली में रहने के ये फायदे हैं, जॉइंट फैमिली में रहो। अगर नहीं रहना चाह रहा है तो ठीक है, एक्सेप्ट इट। आपको पता हो जाएगा। अब जैसे हम, क्योंकि जब तक चेंज नहीं आएगा ओरिजिनली, अगर थोड़ी सी टाइम है भी, बस हम आप बात मुकम्मल कीजिए। मैं कह रही हूँ कि अब जैसे गुलाब का फूल है, अब आपने ओरिजिनली क्या है, गुलाब पिंक गुलाब एक होता था, लेकिन बहुत खुशबू थी बहुत, लेकिन वो जल्दी से बनता था, फौरन झड़ जाता था, खत्म हो जाता था और तेज खुशबू होती थी। पिंक गुलाब, व्हाइट गुलाब और रेड गुलाब, येलो गुलाब, ये तीन चीजें थी। इसके बाद से जो क्रॉस ब्रीडिंग कर करके आज लातादाद किस्में हैं, लातादाद क्वालिटीज हैं, लातादाद रंग हैं गुलाब के फूल के। मतलब इट गोज विद एवरीथिंग। सब्जियां हैं, मतलब बॉटनी में आप जाएं तो ये सारी क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से ये सारे चेंजेस आए हैं ना। तो अब मैं ये नॉस्टैल्जिया करती रहूं, वो जो पिंक गुलाब की खुशबू थी जिसकी वजह से गुलाब को गुलाबी कहते हैं, ये क्या बात हुई, ये काले गुलाब को आप गुलाब कह रहे हैं। तो लेकिन है, और वो बहुत मतलब साइंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो किया। तो ये ह्यूमैनिटी की अचीवमेंट है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड वी आर को एग्जिस्टिंग। तो जो को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पीपल है वो बहुत जरूरी है लाइफ में। वैलेंटाइन पे गुलाब देने के लिए अगर ग्राफ्टिंग बेस्ड गुलाबों की प्रोडक्शन ना हो तो हमें तो मयसर ही ना आए गुलाब। अच्छा, वो शेर याद बल्कि मुझे हमारी बेगम ने याद करा दिया, और इसी पे हम अपनी गुफ्तगू भी कंक्लूड करेंगे कि उनको रोटी है पसंद, हमको है भावे चावल, ऐसी उल्फत हो कि हम रोटी से खावे चावल। So that is how one needs to resolve the disputes. It was my pleasure, Dr. Seema, to have you in this discussion.
बहुत से कमेंट्स हैं जो आ रहे हैं आएंगे बाद में, जिनको हम बाद में रिस्पॉन्ड करेंगे। आई बिलीव कि आपके बहुत से स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन थे उन्होंने एंजॉय किया होगा, और सब्सिक्वेंटली जब हम ये ब्रॉडकास्ट शेयर करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर नॉट ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, रादर एवरीबडी जिन्होंने अपनी जाती और पेशा वराना जिंदगियों में इन झमेलों और इन मरहलों को ना सिर्फ देखना है, सहारना है और उनसे निमटना भी है। सो आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल, बहुत शुक्रिया। और यकीनन आपका अगर खाने पे इंतजार हो रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि आपका मजीद वक्त ना लिया जाए, as it was your dinner time. So thank you so very much for being with us. Okay, thank you. It was my pleasure. Okay, Khuda Hafiz. Take care. Take care. Khuda Hafiz.